नमस्कार दोस्त। सबसे जरूरी जो इस समय की देश की घटनाएं हैं उसमें से मुख्य घटना है महिला आरक्षण कानून का। साल 2023 संसद में एक कानून पास होता है। सिर्फ 3 दिन के अंदर बिना किसी बड़े विरोध के हर पार्टी इस पक्ष में वोट करती है। मामला रहता है महिला आरक्षण बिल का और कहा जाता है कि ये भारत की राजनीति में एक हिस्टोरिक मोमेंट होने जा रहा है। 3 साल बाद वो कानून आज भी कागज पर सोया हुआ है और अब सवाल उठ रहे हैं कि पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर उस अखबार में यह खबर छापी गई जो आपके सामने पड़ा है, आज भी उसी स्तर पे यह पड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण कानून की। आखिर यह कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा है। मुख्य विषय इसका यही है कि किस तरीके से ये कानून अभी भी उसी तरीके से अटका हुआ है। महिला आरक्षण कानून, राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही हैं, ऐसा क्या कह दिया जिससे सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं, और सबसे जरूरी ये पूरे कहानी को किस तरीके से मेमोराइज किया गया है सरकार के द्वारा। पूरी कहानी में किस तरीके से बिना फैक्ट के, बिना महिला आरक्षण बिल को राहुल गांधी ने किस तरीके से किरण रिजिजू के बीच जो बातचीत हुई है उसके बारे में, इस पूरी कहानी का मुख्य आधार क्या था, किस तरीके से इस पर राजनीति हुई। महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिस आधार पे दूसरा ये कानून ये अभी तक क्यों लागू नहीं हुआ है। राहुल गांधी और सरकार के बीच इस मुद्दे पर क्या टकराव है, किस स्थिति बनी हुई है, और सारे आर्टिकल्स और फैक्ट के साथ हम इसको समझेंगे। जो कहानी ये पूरी तरीके से जो है सुनाई गई और बताई गई, इसका मुख्य विषय यही कि संसद भवन में ये 2023 में कानून आता है और कानून आने के बाद इस पे नई कहानियां बनती हैं। सीरियसली पूरे तरीके से सरकार काफी तेजी से इस मुद्दे पे जो है आगे बढ़ती है। लेकिन समाचार में भी यह सामने आता है कि महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा। अब सिलेबस और कहानी और तीनों प्रोजेक्शन, तीनों अलग अलग चीजें हो जाती है, अलग अलग तरीके से कहानियों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कानून क्या है। सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र में एक बिल आता है, संविधान 128वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, संविधान संशोधन अधिनियम 128। और जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बनता है, इसका आधिकारिक नाम हो जाता है संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023। फिर समझिए, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 106 और 2023 में इसको लाया जाता है, जिस नाम से पेश करती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको लाया जाता है। और इसके बाद याद रखने वाली बात यह है कि 3 नाम 3 तरीके से, लेकिन कानून एक है। 3 नाम 1 कानून, ये पूरी तरीके से कंफ्यूज करने वाली कहानी बनी। कई तरीके से इस पे बात हुई। कानून क्या कहता है, इस कानून के जरिए संविधान में 3 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। किस किस तरीके से इसका प्रोजेक्शन हुआ। अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 330A, ये लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करता है। मतलब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 330A महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है। दूसरा अनुच्छेद 332A यानी राज्यों की विधानसभाओं महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। और तीसरा है अनुच्छेद 334A। मतलब अनुच्छेद 334A किस तरीके से महत्वपूर्ण है, तीसरा मामला ये बनता है। इसके लागू होने की प्रक्रिया और समय सीमा से जुड़ा हुआ मुख्य विषय। इसके अलावा अनुच्छेद 239AA 239AA में भी बदलाव किया गया, जो दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे जरूरी बात, लोकसभा हर राज्य की विधानसभाओं में कुल सीटों का 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह आरक्षण एससी और एसटी के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों के अंदर भी लागू होगा। मतलब चारों तरफ से ये सरकार को अंदेशा था कि हम महिलाओं को आरक्षण की श्रेणी में लाएंगे। ठीक है, तो इस मामले को किस तरीके से एक तरह का सब कोटा भी मालूम होने लगा। ये एक तरीके से महिलाओं के लिए सब कोटा हो गया। सुनने में लगता है बहुत बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। कहानी ये है कि लागू क्यों नहीं हुआ, लागू कैसे होगा। जब सब तो पुरुष ही भरे हुए हैं उसमें, तो लागू कैसे होगा। कानून ऐतिहासिक बिल का मुख्य उद्देश्य, उसका प्रभाव, महत्वपूर्ण तारीख और किस तरीके से 15 साल का रोड मैप बनाया गया है। संसद में महिलाओं की भूमिका कैसे बदलेगी, इस पे बात होगी। और जिस प्रकार से रिफॉर्म हो रहा है, अब तक इसको कैसे रोक के रखा गया, ये आरक्षण अभी तक लागू हुआ क्यों नहीं हुआ। जब 2 काम पूरे हो गए हैं तो तीसरे काम को पूरा करने में कितना समय लगा। कानून बनने के बाद देश की पहली जनगणना यानी जो सेंसस होने जा रही है, और दूसरा उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन होने जा रहा है। तो जब परिसीमन होने जा रहा है तो ये क्यों रोका गया है। लोकसभा विधानसभा की सीटों को नए सिरे से तय करना। परिसीमन का मतलब क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को नए सिरे से तय करना। नए सिरे से जब तय हो जाएगा तो सोचने वाली बात है, भारत में आखिरी जनगणना कब हुई थी, 2011 में। अब और 2021 वाली जनगणना हुई नहीं, अभी तक किसी भी हाल में हो नहीं पा रही है। तो नतीजा क्या निकलेगा, कानून 2023 में बन गया, लेकिन इसके लागू होने की कोई तत्काल तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। तो मसला यही है कि संसद में बातचीत होती है, संसद में बैठक होती है, कोई तत्काल तारीख तय नहीं हो पा रही है। एक तरह से ये कानून खुद एक ताले के पीछे बंद है। जब तक जनगणना और परिसीमन नहीं होगा
तब तक इस पूरी कहानी को, इस पूरे प्रोजेक्शन को कैसे पूरा किया जाएगा, आरक्षण लागू होगा कि नहीं होगा, यह पूरा मसला पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पाले में है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप शुरू होता है, आरोप यह है कि सरकार ने वाहवाही तो ले ली है लेकिन लागू करने की जल्दी नहीं दिखाई। लागू करने की जल्दी दिखाती कैसे? सरकार को हर तरीके से अपने हिसाब से अपने नियम, कानून, वक्त, समय देख के ही तय करना पड़ता है। अब आते हैं उस खबर पर जो शायद आपने अखबार में पढ़ी होगी, राहुल गांधी बनाम सरकार। जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और इधर जो है सरकार है, ठीक है, और सरकार के बीच में अप्रैल 2026 में सरकार एक नया कदम उठाती है। सरकार लाती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 को, विधेयक पेश होता है। इसके साथ परिसीमन विधेयक 2026, परिसीमन में क्या होना है? लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना है। इसका मकसद था जनगणना और परिसीमन के इंतजार को खत्म करना, 2011 जनगणना के आधार पर ही आरक्षण को लागू कर देना। अब देखिए जल्दबाजी, गलत समय, गलत तारीख और गलत तरीके से चीजों को अब सरकार जबरदस्ती कर रही है। ये 2029 के आम चुनाव से पहले असर में आ सके, इस प्रस्ताव में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर करीब 816 सीटों तक करने की योजना थी। अब जब 816 सीटें हो जाएंगी तो राष्ट्रपति की मंजूरी भी तो उसमें जरूरी है ना, ऐसे तो नहीं हो कि आप सीधा बना देंगे। और इनमें लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए हो सकती हैं। 816 का 33% लगभग आता है 273 सीटें। ये बिल पास नहीं हो पाया, संसद में इसे लेकर तीखी बहस भी हुई और विपक्ष के भारी विरोध के बाद यह प्रस्ताव अब अटक गया, मामला फिर फंस गया। अब यहीं पर राहुल गांधी का बयान सामने आता है। उनका आरोप था कि महिला आरक्षण कानून बनने से पहले जो पूरा प्रोजेक्शन था 3 साल हो गए लेकिन सरकार ने इसे जानबूझकर टाल रखा है। सरकार खुद नहीं चाह रही कि इस कानून से महिलाओं का फायदा हो, ऐसा कहना है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। ये पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है लेकिन वहीं इसके वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी देरी क्यों हो रही है, इसका जवाब राहुल गांधी जी ने सरकार से पूछा है। लेकिन अब दूसरी तरफ की बात को समझेंगे तो दूसरी तरफ की जिस प्रकार से बैलेंस बहुत जरूरी होता है उसे के सरकार का पक्ष भी है, समझ लीजिए उसको। क्या कोई मामूली प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये तो सरकार चाहती तो 2 मिनट में हो जाता। ये संविधान में तय है, या पूरी प्रक्रिया किस तरीके से प्रोजेक्शन में लाई जाएगी, जनगणना और परिसीमन के बिना सीटों को तय करना। कानून और तकनीकी रूप से यह जटिल मसला हो सकता है कि उसने 2026 में इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए बिल लाने की कोशिश भी की, भले ही वो अभी पास नहीं हो सका। तो दोस्त इस बात को समझना आपको जरूरी है कि बिल कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति का मंजूरी मिलेगा, और जब राष्ट्रपति की मंजूरी, भारत के राष्ट्रपति की जो मंजूरी के बाद ही वो बिल इस तरीके से सामने प्रस्तुत हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ एक बात समझनी है कि यह सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्शन को आप देखेंगे तो राजनीति के मुद्दे, दोनों पक्षों की दलील समझी जाएगी। सिर्फ एक तरफ झुकने से आपका आंसर कमजोर हो सकता है। मसला यही है। आप सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई और जब पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई तो इसमें मांग की गई कोर्ट सरकार को इस कानून को जल्द लागू करने का निर्देश दे। अब मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जवाब मांगती है और तो अभी जो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट से संसद से यह जवाब आता है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है, बहुत साफ स्थिति अभी इसके बारे में नहीं है। कानून बना हुआ है, कोर्ट में मामला है, संसद में बहस भी हो चुकी है और नजर 2029 के चुनाव पे है। किसी भी तरीके से हम 29 का चुनाव जीतेंगे, 2029 के चुनाव पर री होना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, जो मुख्य बात है, जो बहुत सी कहानियों में बहुत से भारत के नागरिकों को जानने की जरूरत है कि किस तरीके से तारीखें अलग हैं, 3 नाम, 3 तारीखें और 3 अलग अलग स्टेजेस। अगर ये आपस में गड़बड़ हो गए तो एक पूरा कहानी, एक पूरा प्रोजेक्शन, महिला नारी वंदन शक्ति अधिनियम किस तरीके से हाथ से निकल गया है, या ये समझे कि महिलाओं के हाथ से, महिलाओं की आजादी से संबंधित ये मुद्दा उनके हाथ से जा चुका है। इसलिए ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में जिस प्रकार से लाया गया और 2026 तक, लास्ट तक अभी तक इसको जो है लागू नहीं किया जाएगा। मूल कानून, मूल नियम, संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल स्टेज पर है। इसका नंबर था 128वां संविधानिक संशोधन 2023, लेकिन इसको अभी तक मुख्य रूप से कानून 330A में रखा गया। लोकसभा महिला आरक्षण 332A के तहत, राज्य विधानसभा महिला आरक्षण 334A के तहत, आरक्षण की इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी व्यवस्थाएं, जुड़ी कहानियां। इसके अलावा आर्टिकल 239AA, इसमें जो है पूरी तरीके से बदलाव किया गया, जो दिल्ली की विधानसभाओं से संबंधित रही। दिल्ली में विधानसभा से फैक्ट नंबर आए, इस तरीके से 330A, 332A, 334A आर्टिकल ये दिया गया। अनुच्छेद 330 से लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 332 से राज्य में और अनुच्छेद 334 से आरक्षण लागू होने की जिस प्रकार से विधियां थी वह हम आपको बताने की कोशिश किए। लेकिन मामला यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, SC
और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए पहले से आरक्षित सीटों के अंदर भी इस पूरे प्रोजेक्शन को महिला आरक्षण लागू होता है। एससी एसटी के लिए अलग से ये नियम है, यानी जब बिल्ट इन सब कोटा होगा, मतलब कोटा में भी सब कोटा हो जाएगा, तो इंप्लीमेंटेशन की जरूरी शर्त जो है बदल जाएगी। पहले जनगणना, उसके बाद परिसीमन। अब बिना जनगणना के परिसीमन आप कर नहीं पाएंगे, तभी महिला आरक्षण लागू होगा, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन इधर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप 2011 की जनगणना के आधार पर ही कर दीजिए। ये भी बात सही कि 2011 की जो जनगणना हुई उस आधार पर कर दीजिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो है 2029 में इसको लागू करेंगे। 2026 में इसे जल्दी लागू करने के लिए सरकार ने संशोधन परिसीमन से जुड़े नए विधेयकों की पहल भी की, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। फैक्ट नंबर अलग हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य क्या होंगे? 2029 का लोकसभा चुनाव सरकार के लिए यह मुख्य विषय होने जा रहा है। अब वो समय नहीं रहा है, अब वो नहीं रहा कि अब की बार फलाने की सरकार, वो समय अब जा चुका है, सारे फैक्ट्स बदल चुके हैं। एक कहानी, एक टॉपिक पूरी तरीके से अब वो जलवा, वो रुतबा, वो भौकाल नहीं रहा, क्योंकि अब आपको देखा जा चुका है, आपको समझा जा चुका है। 10-12 साल से आपकी सरकारें रही, जिस तरीके से लोगों को आप पसंद आए कि नहीं पसंद आए, जिस तरीके से जेनजी देश का युवा जागरूक हुआ है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए, यह मुख्य विषय होने जा रहा है। मसला वही है, कानून किस तरीके से बनेगा, मौजूदा घटनाओं में आपस में क्या घटाव होगा, क्या जोड़ होगा। ठीक है, पिक्चर बड़ी है, बिगर पिक्चर के हिसाब से ही पूरी तस्वीर, पूरी लकीर खींची जाती है, लेकिन एक एक मिनट यहाँ पे आर्टिकल बदल जाता है, एक एक मिनट में नंबर गेम बदल जाता है। बिल नंबर से बाहर निकाल कर देखेंगे तो भारत की लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित है, जबकि देश की आबादी महिलाएं लगभग आधी हैं। एक कानून बनना आसान हो सकता है, 2023 में कानून सिर्फ कुछ दिनों में, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 78 महिलाएं जो है लोकसभा में आई। इस बार 81 के करीब में, 78, एक दो जो एक्सपायर हुई थी, 81 के करीब में, मतलब मामा। फिर उसके बाद जब तीसरी बार आए तो लगभग वो संख्या घट के कितनी आ गई, 73 आ गई। तो अलग तरीके की चुनौती है। जनगणना, परिसीमन, राजनीतिक इच्छा शक्ति और महिलाओं की लोकसभा राज्यसभा भागीदारी, यह एक चिंता का विषय है। समय पर लिया गया फैसला, यही वजह है कि जब राहुल गांधी जैसे नेता सवाल उठाते हैं, विपक्ष के नेता, मुख्य विपक्षी दल के नेता सवाल उठाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होती है, तो सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं बनता है, ये सवाल बन जाता है कि लोकतंत्र अपने वादों को कितनी ईमानदारी से पूरा करता है। आपके लिए इस पूरे प्रोजेक्शन में किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, किस तरीके से महिलाएं बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेंगी, यह मुख्य विषय होना चाहिए। समझने का मौका, समझने की कहानी और महिलाओं की हिस्सेदारी, यह एक कानून बना। कानून बनने के बाद यह कानून लागू होने की संभावनाएं कम दिख रही है। कानून लागू होगा तो बिल्कुल अलग चीजें होंगी। कानून लागू होगा तो कंसेप्ट, पॉलिटी की पूरी कई कहानियां, आपके राजनीति विभाग पूरी तरीके से बदलने की तैयारी में है। आपके काम क्या आएगा, आपके खिलाफ क्या होगा, तो यह पूरा मिश्रण रहेगा। लेकिन समस्या यही है कि देखिए एससी एसटी का आरक्षण किस तरीके से है इसमें, ठीक है, तो भीतर उप कोटा क्रियान्वयन 22% कुल एससी एसटी की आरक्षित सीटें हैं, यह ध्यान रखना है। और ये 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, 67% अन्य एससी एसटी समूह के लिए विशिष्ट उप समूह बनाया जाएगा, तो 33% का होगा। तो 2023 में बना जो कानून है, 33% महिला आरक्षण का प्रावधान रहेगा इसमें। इसका इम्प्लीमेंटेशन जनगणना और परिसीमन से जुड़ा रहेगा, इसी वजह से ये अभी लागू नहीं हुआ है। और तीसरा, 2026 में सरकार ने इसे जल्दी लागू करने की कोशिश की, लेकिन संबंधित प्रस्ताव पास नहीं हो सका है, यही मुख्य इसका विषय रहेगा। कानूनी रूप से जानकारी, ये जनगणना में हम खुद ड्यूटी में थे, हमारे भी, हम चूंकि हमने खुद जनगणना करवाई हुई है, तो हमको इसकी कहानी का ज्यादा अंदाजा है। राहुल गांधी ने देरी को लेकर सरकार पर जिस प्रकार सवाल उठाए, जबकि सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला भी दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर मामला पहुंच गया। मुख्य विषय यही है कि सरकारें जो चाहती हैं वही होता है। सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास इच्छा शक्ति है, सरकार के पास सारी ताकतें हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव पर याद करने की जरूरत है कि तो एक कानून जो कागज पर सोया हुआ है, अब आप जानते हैं कि अगर कागज पर सोया हुआ है तो जागेगा कब, अब वो तो समय बताएगा, अब कब तक सोया रहेगा ये भी समय बताएगा। तो इसका मेन मुख्य मुद्दा यही है कि आप इस जानकारी को अपने लोगों तक, अपने घर तक, समाज तक, दूर तक पहुंचाएंगे, जिससे ये निकल के ये कहानी, ये प्यारा भारत, ये सुंदर सा भारत अपने नए परिसीमन के साथ नए तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। ये निर्वाचन विभाग है, निर्वाचन के तहत जारी किया परिसीमन प्रक्रिया है, किस तरीके से प्यारे भारत की तस्वीर है, और इसमें जो है कई तरीके से परिसीमन होने जा रहा है। परिसीमन में जो मुख्य विषय, अभी हाल का न्यूज बता दूं कि पहले यह था कि पूरी तरीके से जो है कहानी को इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ बता दे रहा हूँ कि जितने भी राज्य है सभी में पहले यह था कि जनसंख्या के हिसाब से ही हम जो है लोकसभा की सीटों को बढ़ाएंगे, लेकिन अब गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह के तहत यह सूचना जानकारी दी गई है कि जितने राज्य हैं, जितना लोकसभा सीटें, उसकी आधा लोकसभा सीटें हर राज्य में बढ़ा दी जाएंगी। इससे साउथ में जो राज्य हैं उनकी भी समस्या अब खत्म होने जा रही है।
इस तरीके से पूरे टॉपिक में, पूरे कहानी में यह नया मोड़ आ गया है। पहले यही था कि जनसंख्या हिसाब से तो साउथ इंडिया में तो जनसंख्या बहुत कम है, तो इसका मतलब वहां लोकसभा की सीटों की संख्या घट जाती। लेकिन गृह मंत्री के बयान के बाद इस क्षेत्र में एक नया बदलाव आया है और कानून के सफर में जिस प्रकार से 2011 बनाम आज है, मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो यह पूरा प्रोजेक्शन कि कानून किस हिसाब से बनेगा, नियम किस हिसाब से तय होगा, तो इसकी जानकारी भी लोकसभा में अमित शाह जी ने दे दी है कि अब जिस भी राज्य में, ध्यान रखिए, जिस भी राज्य में लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उसकी आधा सीटें और बढ़ा दी जाएंगी। मतलब सारी समस्याएं खत्म हो गई, सभी पक्ष इस पे राजी हो गए हैं और उसी हिसाब से जो है लोकसभा में अब सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से आम नागरिक का, आम लोगों का, जिनजी का आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से देश में राहुल गांधी जी विपक्ष के एक बड़े नेता बन के उभरे हैं, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष की आवाज को मजबूत किया है, आने वाला समय, आने वाला वक्त और इस बात की गवाही देकर किस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्शन में, इस पूरी कहानी में अपने आप को पूरी तरीके से नए दृष्टिकोण के साथ सामने लेके आए हैं और नए स्तर में युवाओं का जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिला है, युवाओं के साथ साथ किसानों का, महिलाओं का जिस तरीके से राहुल गांधी जी को सपोर्ट मिल रहा है, विपक्ष के नेता हैं जिस तरीके से इन्होंने आवाज उठाई है, वह मुख्य विषय रहने जा रहा है। अब देखिए, ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हैं, ये जिस तरीके से आवाज उठाए हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उसका जवाब प्रधानमंत्री जी खुद दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने जो है बताएंगे ये कि जो है खुद जो है इनका प्रोजेक्शन रहेगा इसके मामले में, चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं तो अपने विचार अपने स्तर पे अपने तरीके से खुद रखेंगे। और दूसरा विषय ये है कि प्रधानमंत्री का और जिस आधार पे उन्होंने इस विचार को रखा है, मामला यही कि 2029 से पहले यह लागू होने नहीं जा रहा है महिला आरक्षण बिल, जबकि विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब आगे विस्तार क्या है, जिस तरीके से पूरा प्रोजेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल हुआ, उस आधार पे इस बात की जांच, इस बात की पड़ताल के बाद कि इसको जो है अभी कानूनी रूप नहीं दिया गया, क्योंकि कानूनी रूप तभी होगा जब इसमें राष्ट्रपति जी का साइन होगा। ठीक है, इस पूरे मामले में जनगणना कर्मचारी भारत की पहली जनगणना 2027 के तहत घर घर मोबाइल ऐप के जरिए महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। प्रक्रिया देश के नए नए चरणों में होगी। जियो डाटा नेटवर्क के तहत इस पूरे DLM को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इस गणना का सत्यापन, जिस प्रकार से पूरी जनगणना हुई है और जिस प्रकार से इस गणना का उद्देश्य रहा है, यह मुख्य बात रही है। हम चूंकि खुद जनगणना पर्यवेक्षक रहे हैं, हम खुद जो कि ड्यूटी में थे, तो समस्या इस बात की है कि हम इसकी पूरी कहानी को, एक एक स्तर को जितना हम आपको बताए हैं उतना शायद ही इतना बेहतर तरीके से बताया जा सकता था। इसलिए एक एक बारीकियों को, एक एक 33 क्वेश्चन पूछे गए जनगणना में, 33 क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन को, एक एक कहानी को हम आप तक बताए, पहुंचाए। और उसके बाद जनगणना, अब दूसरे चरण की जनगणना फरवरी में होने जा रही है, जिसमें जातिगत जनगणना, तमाम चीजें निकल के आएंगी, किस किस समूह को कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, वो सारी चीजें आप तक निकल के पहुंचेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।